चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्यों अभी हाल ही में भारत और नेपाल के रिश्ते में खटास आई है। क्या ऐसा हो गया कि नेपाल भारत के रिश्ते में खटास आई है, या फिर जो चाइना क्यों इस पैंडेमिक सीजन जो चल रहा है, टाइम चल रहा है, उसमें भी परेशान किए हुए है भारत को। तो इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर जाकर फॉलो कर लें, और आप अगर किसी भी कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। चलिए हम आगे देखते हैं। आपके सामने दो पिक्चर दिख रही होगी। एक जो भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, जो लीपू लेक है, उस पर इस तरीके का पुल, या पुल किस लिए बनाया जा रहा है इसे भी हम आगे देखेंगे। और यह पुल बनने से पहले वाला आप एरिया यहाँ पर देख सकते हैं। बात यूं है कि भारत सरकार के द्वारा BRO के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यहाँ पर लीपू लेक के पास पुल बनाया जा रहा है, जिससे नेपाल ने आपत्ति जताई है। अब आपके दिमाग में आएगा कि पुल अगर भारत सरकार बना रही है तो इसमें नेपाल को क्या आपत्ति हो सकती है। आपको बता दें कि यह जो रास्ता है, यह जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल है, उसको देखते हुए इस जो यात्रा जो लंबी होती है, जिसमें लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं, उसे 2 से 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो यात्री हैं उनकी इस सुविधा को देखते हुए यह रास्ता निकाला गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, यह रास्ता उत्तराखंड से होते हुए, या जो नेपाल का जो एरिया है, जहाँ से काली नदी, जो नेपाल की जो काली नदी है, उसके पास से ये जाने वाला एरिया है। ठीक है, यह पहले का है। यात्री जो थे इस कच्चे रास्ते के थ्रू ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा तय करते थे। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने यह पुल बनाने की घोषणा की। पुल बनाया भी गया, 80 किलोमीटर तक यह पुल बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है। इसका उद्घाटन भी हुआ। उसके बाद से नेपाल ने नया नखड़ा या नौटंकी अपना चालू किया है। तो आइए इसे हम देखते हैं। इस न्यूज को गहराई में जाने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि नेपाल की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम नेपाल की आफ्टर हिस्ट्री क्या है उसे देखेंगे, और जो प्रेजेंट यानी करंट सिचुएशन नेपाल में जो चल रहा है वह क्या है। जी हाँ, सबसे पहले इस सिचुएशन को देखने के लिए आपके सामने एक मैप लाते हैं। आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा। आपको बता दें कि यह जो मैप है, अगर हम बात करें नेपाल की, तो अगर नेपाल के हम चौहद्दी की बात करें तो इसे इस तरीके से बांट सकते हैं। ऊपर में क्या हो गया, नॉर्थ एरिया, नीचे में साउथ, वेस्टर्न और ईस्टर्न। ठीक है, वे जो नॉर्थ साइड है उधर चाइना तिब्बत का बॉर्डर है, नीचे में उत्तर प्रदेश बिहार लगकर है, और वेस्टर्न साइड उत्तराखंड, और ईस्टर्न साइड सिक्किम भूटान वाला सारा एरिया है। आई होप कि आपको यह चीज़ सही से समझ में आ गई। अभी हम बिफोर जो हिस्ट्री है पहले की, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1814 के पहले की बात कर रहे हैं हम अभी। यहाँ पे क्या था कि यहाँ से, ठीक है, नेपाल ने जो अपना बॉर्डर है, पहले क्या था, नेपाल पूरा सिक्किम वाला एरिया, दार्जिलिंग, ये सारा जो, तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये पूरा एरिया जो था वह नेपाल के अंडर आता था। ठीक है, यह नेपाल के अंडर आता था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था हमारे पूरे भारत में, अंग्रेजों ने अपनी रियासत जब चला रहे थे, तो क्या हुआ, उस समय मुगलों के बाद गोरखा गोरखा रेजिमेंट सुना होगा आपने। गोरखा हमारे जो भारतीय सेना है इसमें भी शामिल है। यह एक बहुत ही निडर सेना है। ठीक है, बोला जाता है कि अगर कोई बोलता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो वह गोरखा है, यानी इतना पावरफुल होती है यह टीम, गोरखा की जो आर्मी होती है वह। तो ठीक है, यहाँ पे यह जो नेपाल वाला आपको किंगडम दिख रहा है, नेपाल वाला जो मैप दिख रहा है पूरे इतने इलाके में, यहाँ पर किंगडम ऑफ गोरखा था, यानी गोरखा का साम्राज्य था। यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता था। मोनार्की अर्थात कि राजा का बेटा राजा जैसे बनते जाता था। एक बोल सकते हैं कि राजा का शासन, यानी राजा के घर के लोग ही पीढ़ी दर पीढ़ी से संभालेंगे, इस तरीके का सिस्टम उस समय नेपाल में चलता था। कब, 1814 से पहले। ठीक है,
तो क्या हुआ कि गोरखा जो थे काफी दमदार हो गए, काफी मेहनत करने लगे और अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे। उन्होंने थोड़ा सा उत्तराखंड के साइड भी साम्राज्य बढ़ाया, फिर इधर का भी जो कुछ एरिया जो आप देख रहे हैं बिहार यूपी वाला, उसके बाद इधर सिक्किम भी बढ़ते चले गए, फिर इधर इस तरीके से पूरा इतना बड़ा उस समय नेपाल था। तो हुआ क्या कि ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह लगभग 2 साल तक चला। जी हाँ, यह विद्रोह जो है लगभग 2 साल तक चला। हम आपको दिखाते हैं, यह विद्रोह 2 साल तक चला, 1814 से लेके 1816 में। उसके बाद सुगोली की संधि हुई अंग्रेजों और नेपाली जो गोरखा थे उनके बीच। ठीक है, आज से 200 साल पहले यह युद्ध हुआ था नेपाल में। इसे एंग्लो एंग्लो नेपाल युद्ध भी बोलते हैं, एंग्लो नेपाल वार भी कहते हैं इसे। ठीक है, सीमा विवाद को लेकर बेसिसली यह प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों को पसंद नहीं आया कि यह जो गोरखा है इस तरीके से अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजों को क्या था, हुकूमत चाहिए था अपने नेपाल में भी। तो उन्होंने युद्ध किया, संधि हुई सुगोली की 1816 में। सुगोली कहाँ है, सुगोली जो है आपका बता दें हम, बिहार का एक राज्य है, वहीं पे हुई है। बिहार यानी चंपारण में सुगोली है, वहीं पर अंग्रेजों और नेपालीज के बीच सुगोली की संधि हुई। ठीक है, हम आगे देखते हैं। संधि हुई, ब्रिटिश ने क्या कहा कि नेपाल को अपना 1/3 जो जमीन वाला हिस्सा है ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ गया। उसमें इस युद्ध में अमर सिंह थापा, बलभद्र कुंवर एवं भक्ति थापा के उन्होंने अपना पराक्रम दिखा। उनकी कहानी अभी भी जो है अंग्रेजी राज्यों में प्रचलित हुआ था। उनका जो कहानी, उनका जो राष्ट्र प्रेम था वह भी अभी बहुत ही फेमस है। ठीक है, यह बेसिकली सीमा विवाद को हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1816 में सुगोली की संधि की, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंस स्थापित किया, सिक्किम दार्जिलिंग वाले हिस्से पर भी अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, यह जो सुगोली की संधि कब है, यह आफ्टर 1816 के बाद है। हमने पहले क्या बताया आपको, 1814 के पहले यह सारा राज्य था जो था वह नेपाल के अंडर था। लेकिन जैसे ही सुगोली की संधि हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया कि सिक्किम दार्जिलिंग वाला एरिया ले लिया अपने अंडर। उसके बाद यह जो उत्तराखंड वाला जो उन्होंने लिया था गढ़वाल, उसे ले लिया। और यह जो बिहार वाला एरिया था इसे भी अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर उनके जो जीता हुआ हिस्सा था उसमें से 1/3 हिस्सा अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। वहाँ के जो मोनार्की थे, जो राजा थे, उन्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बोला कि ठीक है, इतने छोटे से भाग के लिए हम क्यों लड़े, ये इससे हमारा कोई बेसिकली कोई काम भी नहीं है। इन्होंने खुशी खुशी अपनी वह जगह अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि जब इस तरीके की बात हुई तब भारत में क्या हुआ कि 1900, और आपको बता दें कि इसके बाद क्या हुआ, अब हम थोड़ा सा मैप देखते हैं। ठीक है, तो नेपाल ने क्या किया कि अपनी कुछ बाउंड्री सीमित कर दी। जी हाँ, नेपाल ने अपनी बाउंड्री बनाई। उसने दो नदियों के बीच, पहले भी नदी थी, ठीक है, बाद में भी इसने दो नदियों के बीच अपना एरिया दिखाया। तो कैसे दिखाया, नेपाल ने बोला कि यह जो वेस्टर्न वाला एरिया है और जो सिक्किम वाला एरिया है, आपको बता दें कि जब अंग्रेजों ने यह जमीन नहीं ली थी सिक्किम वाला, तब नेपाल का बॉर्डर जो है यह सिक्किम को लेके था। यहाँ से क्या, यहाँ से तीस्ता नदी बहती थी जो वर्तमान में बिहार के किशनगंज से होकर बहती है। ठीक है, और इस साइड जो है क्या सतलज या शारदा नदी थी, जिसे नेपाल के लोग क्या कहते हैं, काली और काला पानी या महाकाली के नाम से जानते हैं। तो नेपाल ने क्या किया कि संधि के बाद अपनी बाउंड्री तय की राज्यों के लिए कि उसका जो राज्य है वह किन दो नदियों के बीच रहेगा। तो नेपाल ने बाउंड्री तैयार की कि उसने बोला कि ये जो एरिया है ये, और सिक्किम के बाद ये वाला एरिया या मेरा एरिया होगा, या मेची नदी के नाम से जाना जाता है, और यह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता है, या फिर लीपू लेक के नाम से जाना जाता है। तो यह
आप मैप देख सकते हैं कि जब संधि हुई उसके बाद का है, या दो नदियों के बीच नेपाल ने मान लिया सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि 1960 में, ठीक है, 1960 में हमारी जो सरकार है, यानी इंडियन सरकार है, उन्होंने यह जो एरिया है, या जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, यहाँ पर अपनी सेना दे दी। इंडियन आर्मी यहाँ पर स्टेब्लिश हो गई। 1962 में इंडिया ने अपना एक नया मैप निकाला, जिसमें उसने ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, उत्तराखंड का ये वाला हिस्सा बोल सकते हैं, कुल मिलाकर ये इतना हिस्सा अपने मैप के अंदर दिखाया। क्योंकि उत्तराखंड जो क्या है, भारत का ही एक राज्य है जो यूपी से कट कर अलग हुआ है, ठीक है। तो दिखाया, उसके बाद से ही यह सारा विवाद जो है उत्पन्न हुआ है। उसके बाद से ही लोगों के द्वारा खासा आपत्ति देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं आगे कि 1962 में तो इंडिया ने अपनी जो मैप में जो ये आप एरिया देख सकते हैं, इधर क्या है, लिम्पिया अधूरा है, ठीक है, इधर लिम्पिया अधूरा वाला एरिया है, फिर काला पानी यहाँ पर है, फिर इस साइड जो आप छोर देख रहे हैं ये वाला, इधर लेपू लेक है, ठीक है। तो इंडिया ने अपने अंडर दिखाया। अब क्या हुआ कि नेपाल की जो सरकार है, इससे इसको आपत्ति हुई। उन्होंने बोला कि हम इस मैप को क्या है, नहीं मानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बोला कि इस मैप को हम क्या करते हैं, हम इस मैप को नहीं मानते हैं। ये जो मैप है आपको, यह ब्रिटिशर्स के साम्राज्य के बाद का मैप है। आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट वाला एरिया है, इतना ही एरिया नेपाल के अंदर आता था, ठीक है, आफ्टर सुगोली की संधि होने के बाद। उन्होंने, नेपाली जो है, उन्होंने कहा कि हम सुगोली की संधि को मानते हैं। भारत ने कहा कि हम भी सुगोली की ही संधि मानते हैं। तो इस लिहाजे से हमारा जो यह एरिया है वह हमारे भारत के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ से नदी जो है, काला पानी वाली नदी जो है बहती है। तो नदी के इस पार वाला हिस्सा मेरा, नदी के उस पार वाला हिस्सा आपका है। तो यह पूरी हिस्ट्री है। इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस पे चाइना का हाथ है, लेकिन यह पूरे तरीके से कहना गलत होगा। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी 2000 में, तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई नेपाल के प्राइम मिनिस्टर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2000 में। उन्होंने कहा कि ठीक है, 2015 में हम अपनी सेना यहाँ से हटा लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि भारत सरकार ने यह सेना नहीं हटाई, जिसके कारण नेपाल लोग ने चाइना और इंडिया का भारी विरोध किया, जिसमें चाइना ने साथ दिया था उस समय इंडिया का। तो इसलिए कहना गलत होगा कि चाइनीज का प्रभाव है नेपाल पे, इसलिए वह ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यह जो मानसरोवर यात्रा के लिए जो पुल बनाया गया है वह क्यों बनाया गया है, ठीक है, इसके फायदे क्या होंगे। तो आपको बता दें कि हम जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, उन्हें अगर मानसरोवर यात्रा करनी है तो वह इस तरीके से पहले घूमकर सिक्किम होकर इस तरीके से जाते थे। तो यह रास्ता कुछ थोड़ा लंबा पड़ता था। अब क्या हुआ, जबकि उत्तराखंड हमारे भारत में है, तो सरकार ने इस तरीके से पुल 80 किलोमीटर तक बना दिया, ताकि डायरेक्ट आप यहाँ से मानसरोवर की यात्रा 2 से 3 दिन में तय कर सकेंगे। और एक और इसका फायदा होगा कि यहाँ से अगर चाइना से कभी भी हमारा विवाद होता है, युद्ध होता है, तो हम जल्द से जल्द सहायता तुरंत भेज पाएंगे। अगर इधर से इस तरीके से भेजेंगे तो हो सकता है लंबा समय लगे, लेकिन इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से भेज पाएंगे और चाइना की गतिविधि पे भी इंडियन आर्मी नज़र रख पाएगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे भारत की एक सुरक्षा मिल जाएगी। तो यह कुछ 2-3 कारण है कि मैप नेपाल ने दिखा दिया अपने अंडर इस एरिया को, जो कि भारत का है अभी फिलहाल, और यहाँ पर भारत सरकार ने पुल बना दिया नेपाल से बिना पूछे हुए। और बोल सकते हैं कि चाइना को भी इनसे इनसिक्योरिटी हो। यह 3-4 कारण है, ठीक है। तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने यह सारी चीजें हुई, नेपाल से आर्मी को नहीं हटाया गया। और यह जो भी किया गया है, यह मानसरोवर यात्रा को और सही तरीके से और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए, यह सारी हिस्ट्री हमने देख ली। अब हम वर्तमान की जो हिस्ट्री है उसे देख लेते हैं।
या गोरखा जो थे उनकी कुछ तस्वीरें हैं। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वह किस तरह से उनकी वेशभूषा होगी। अब बात करते हैं 1990 की। जी हाँ, 1990 की यह विवाद कब से उठा है, कब से नेपाल ने इस तरीके से आपत्ति जताई है। जैसा कि हमने कहा कि 1962 में एक मीटिंग हुई, ठीक है, जब से काला पानी और जो ये वाला एरिया है, या जो एरिया है, या यह वाला एरिया या हमारे अंडर आता है पूरा, इसको भारत सरकार ने मैप में दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपको बता दें कि यह सारा विवाद जो है, इस यह जो छोटा सा आपको एरिया दिख रहा है, इसके कारण ही है। ठीक है, इसे भी हम डिटेल्स में आगे देख लेंगे, अभी फिलहाल आप ऐसे ही समझे। तो हुआ क्या कि मैं कुछ समय पहले मैप नेपाल ने निकाला जिसमें यह एरिया नेपाल ने दिखा दिया, जिसके बाद सर भारत ने कहा कि यह गलत है, यह जगह मेरी है, तो आप इसे अपने अंडर नहीं बता सकते हैं। नेपाल का कहना है कि आपने भी पुल बनाया है तो यह मेरी जगह है। तो कुल मिलाकर यह जगह जमीन वाला रिश्तेदारों वाला झगड़ा चल रहा है नेपाल और भारत के बीच। अब हम आगे देखते हैं और आपको बता दें कि यह जो एरिया है, ठीक है, ये वाला नीचे में बिहार का चंपारण वाला एरिया, जहाँ पर सुगौली की संधि हुई थी, किशनगंज जहाँ से तीस्ता नदी बहती थी, कब ये ने जो संधि हुई थी उसके पहले, ठीक है। अब उसका नाम बदलकर मेची नदी हो गया है। मेची नदी, इधर महाकाली नदी या शारदा नदी जो भी बोल सकते हैं, इधर उत्तराखंड है, इधर यूपी है, और इधर त्रिवेणी नदी है जिसका बांध भारत में यानी बिहार में है, जो चंपारण वाला इलाका है वहां पर है। और त्रिवेणी नदी भी यही उसी पर यह त्रिवेणी बांध भी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अब नेपाल को इस तरीके से क्यों याद आया है जब सब कुछ सही सलामत चल रहा था। तो आपको बता दें कि नेपाल में क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक पार्टी बनी है 1990 में, ठीक है। एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे कृष्णा प्रसाद भाटरिया, यह बने पहली बार। तब भी सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय से, जब से यह डेमोक्रेटिक पार्टी बनी है, तब से नेपाल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पहले क्या था कि राजा का शासन था, तो राजा जो चाहेगा उस तरीके से काम हो रहा था, कोई भी इस पर आवाज नहीं उठा सकता था। लेकिन अब क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक हो गई, जनता की आवाज है, जनता की सरकार है, तो जनता ने बोला कि हमारा यह जो एरिया है, ठीक है, यह जो एरिया है इतना वाला, यह हमारा है, ठीक है। तो वहां की सरकार ने कहा कि अगर हमें क्या है कि अब हम इस चीज को नहीं मानते हैं, ठीक है। भारत सरकार बोलती कि अगर यह लेपू लेक से काला पानी नदी सर से निकलती है तो यह एरिया मेरा हुआ, इधर वाला भी एरिया मेरा हुआ। लेकिन नेपाल की सरकार ने कुछ समय पहले बयान दिया कि नहीं, हम उस चीज को मानेंगे जो हमारे राजा के सामने था, यानी सुगौली से संधि से पहले भी था, कि यह जो लियम्पिया अधूरा वाला इलाका है, ये मतलब कुल मिलाकर यह जो पूरा हिस्सा है यह मेरे नेपाल के अंदर आता है। बस विवाद इस पर इसी पे शुरू हुआ है कि यह जो हमारा इलाका है, यह कौन सा इलाका है, यह उत्तराखंड वाला इलाका है, ठीक है। यह गढ़वाल और कुमैया वाला इलाका, यानी दो क्षेत्रों को मिलाकर उत्तराखंड बना हुआ है। जी हाँ, दो क्षेत्रों को मिलाकर उत्तराखंड बना हुआ है। तो उत्तराखंड का यह हिस्सा भी नेपाल अपने मैप के अंदर उसने दिखाया है, जिसके कारण यह विवाद पूरे तरीके से उठा है। नेपाल ने क्या किया, ये वाला जो हिस्सा इसे अपने मैप के अंदर दिखा दिया है और अब बोल रहा है कि यह पूरा एरिया मेरा है, ठीक है। तो बस इसी विवाद पर भारत और नेपाल की कहा सुनी, या बोल सकते हैं तंजी सिकंज लिया है, कस लिया है। अब हम बात करते हैं कि इतना बवाल क्यों है, अगर यह जगह नेपाल बोल भी रहा है मेरा है, नेपाल को क्यों बोलने की जरूरत पड़ी। तो हो सकता है कि नेपाल पर चाइना का असर हो, क्योंकि इससे सीमा लगती है। नेपाल जो चाइनीज है उसे यह लग रहा हो कि हमारी जो है इंडिया हम पर नजर रखे, क्योंकि चाइना का बॉर्डर मिलता है। उसके बाद केपी शर्मा ओली भी स्टेटमेंट दिए, कुछ गलत स्टेटमेंट दिए, हालांकि उन्हें नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारतीय कोरोना वायरस नेपाल में फैला रहे हैं, ठीक है, और हम नहीं मानते हैं कि भारत के अंदर हमारा वह जो एरिया है वह आता है।
और कुछ मिलाकर इस तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ भड़काऊ भाषण दे रहा है, जबकि हमारा यह मित्र देश है नेपाल। भारत ने हमेशा से नेपाल की मदद की है आगे बढ़ के। आपको बता दें भी हाल ही में भारत ने क्या किया है कि जब कोरोना वायरस आया तो पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोरिक की बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एज अ गिफ्ट नेपाल को भेजा है। जी हाँ, वही दवा जिसके लिए अमेरिका से पैसा लिया गया, लेकिन नेपाल को भारत ने गिफ्ट में दिया है। ठीक है, तभी नेपाल की यह बयानबाजी पूरी तरीके से गलत है कि भारतीय नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि चाइना से भी ज्यादा बदतर तरीके से कोरोना वायरस नेपाल फैला रहा है। जी हाँ, ऐसा बयान नेपाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अभी क्या है, नेपाल की सरकार डेमोक्रेटिक है तो इस पर जनता का भी प्रेशर है, चीन का भी प्रेशर हो सकता है कहीं ना कहीं, और अपना मैप जारी कर दिया है नेपाल ने अपनी मनमानी करते हुए। तो यही सारा विवाद है। विवाद नंबर 1 कि बिना पूछे भारत सरकार ने क्यों रोड पास की। विवाद नंबर 2 कि हो सकता है चीन इसको भड़का रहा हो। विवाद नंबर 3 कि इस तरीके से बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, जबकि हम सभी को पता है कि नेपाल में आना जाना, नेपाल चाहे भारत में या भारत चाहे भारत के वासी चाहे नेपाल में आराम से आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी वीजा पासपोर्ट की प्रक्रिया शामिल नहीं है। तो अब इस तरीके से सीमा विवाद क्यों हो रहा है? तो हालांकि इस कारण को सही तरीके से नहीं बता सकते हैं कि इस तरीके से या किसके भड़काने से या नेपाल इतना उछल रहा है, फिर भी इस पे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि चीन चाहता है कि यह जो एरिया है वह अपने अंडर कब्जा कर ले और अपनी हुकूमत वहां पर चला सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो चाइना में क्या है, अभी सिक्किम में नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी चल रही है। तो यह पूरी तरीके से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित हो, तो हो सकता है कि कुछ असर इसका नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। और सबसे मुख्य कारण है कि मानसरोवर यात्रा को सुविधा देने के लिए सरकार ने पुल बनाया है, तो इस पर भी विवाद चल रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह जमीन वाला जो विवाद होता है ना, बस वही विवाद है। आप इसे सिंपल सीधे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम आपके साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो को लेकर। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमसे। आप इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोस लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।